हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनमें अपनों ने 10 क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में कर लिया है। मतलब जो पार्ट 1 था अपना, पार्ट ए या पार्ट फर्स्ट, उसमें अपनों ने 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए थे, 10 महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे। आज हमारा ये पार्ट नंबर बी है या पार्ट नंबर सेकेंड है। इसमें अपन 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अभी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लक्ष्य क्या है कि ऐसे क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में छप सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बेसिकली आपको पूरा वीडियो देखना है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपने पार्ट नंबर फर्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। आपको कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा 100 में से 100, 100 में से 100। जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है वहाँ पे जाना, प्लेलिस्ट सेक्शन में, और 100 में से 100 वाले सेक्शन में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वो पार्ट नंबर फर्स्ट। ये पार्ट नंबर सेकेंड है, इसमें अपन 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब देखो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, पहला क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 11 है ये, क्योंकि इससे पहले अपन ने 10 क्वेश्चन कर चुके हैं अपन इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इसका आंसर करते हैं। तो देखो क्या है ये, वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है कहलाती है। तो जैसे मैंने एक वृत्त बनाया, ठीक है, अब एक एक रेखा रेखा गुजर रही है जिसको 2 बिंदुओं पे काट रही है। ठीक है, ये हो सकता है ना। तो इस रेखा को क्या बोलते हैं, जैसे कोई ये वृत्त है, तो यहाँ से रेखा गुजरी, ठीक है, तो यहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा। ठीक है, जैसे ऐसे और मान लो, जैसे ये है तो यहाँ से गुजरी। ठीक है, तो इस रेखा को क्या बोलते हैं, जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है। तो ऐसी रेखा को बोलते हैं अपन छेदक रेखा। क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। छेद करती है ना, छेदक रेखा, जो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है, जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसको क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, छप सकता है ऐसा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन क्या आने की जब बहुत ज़्यादा अच्छी संभावना होती है ना। तो देखो समझो इसको, आप इसमें बहुत ज़्यादा गलती कर सकते हो। ठीक, अब देखो एक घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर है। अपनों को घन का विकर्ण दिया हुआ है √12 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन घन सेंटीमीटर में होगा, तो उसका आयतन बताना है। अब देखो इसको समझते हैं, ऑप्शन नंबर ए 8, 12, 24 और 3√2, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसका आंसर करते हैं। तो देखो घन का विकर्ण कितना दिया हुआ है, घन का विकर्ण, विकर्ण, ठीक है, विकर्ण दिया हुआ है अपनों को √12 सेंटीमीटर, और अपनों को पूछा है घन का आयतन बताइए, घन का आयतन बताना है। तो देखो समझो, जो घन के जो विकर्ण का सूत्र होता है, घन का विकर्ण, इसका सूत्र क्या होता है, अंडर रूट, घन का विकर्ण बराबर √3a। क्या होता है, √3 × a। घन का जो विकर्ण होता है उसका सूत्र होता है √3 × a या √3a। ये 3 के ऊपर अंडर रूट है, ए के ऊपर अंडर रूट नहीं है ना, ध्यान रखना। ये ए जो है, ए क्या है यहाँ पे, ए है भुजा। ए क्या है, घन की भुजा है ना, घन की भुजा है ना, घन की भुजा है ये। ठीक है, तो घन का विकर्ण कितना है, √3 है, तो ये भी घन का विकर्ण है, तो इन दोनों को क्या कर दूंगा मैं, बराबर कर दूंगा। तो कर देते हैं, देखो √3a ये तो सूत्र है, और इसका मान दिया हुआ है √12। ठीक है, अब देखो मुझे ए का मान निकालना है, ये √3 का है गुणा में, तो कहाँ चले जाएंगे, भाग में। तो ए बराबर आ जाएगा मेरा √12/√3। अब देखो यहाँ पे ऊपर अंडर रूट है, नीचे भी अंडर रूट है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको √12/3। अब 12 में 3 का भाग दे लो तो कितना आएगा, अंडर रूट, देखो 3 चौक 12, 4 आएगा, और √4 का मान कितना होता है, आई होप आप सभी को पता है कितना होता है, 2। क्योंकि √4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो इसका मान 4, 2 कैसे होता है, √4 को लिख सकता हूँ मैं 2 × 2। ठीक है, √4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2। जब यहाँ पे एक ही संख्या का 2 बार आ रही होती है ना, तो इसको एक संख्या बाहर निकल जाती है, जैसे 2 यहाँ से बाहर निकल गया, तो √4 का मान कितना होता है, 2। ठीक है, अब अपनों को ए का मान मिल गया। ए क्या है, अपनी भुजा है, और भुजा का मान कितना मिला अपनों को, 2 मिल गया। ठीक है, अब देखो अपनों को पूछा क्या गया था, अपनों को पूछा गया था इस क्वेश्चन में घन का आयतन क्या होगा, ये पूछा था, तो बता देते हैं अपन। तो देखो घन का आयतन, ठीक है,
ये भुजा जो है ये सेंटीमीटर में है ना, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा की घात कितनी होती है 3, या फिर इसको बोल सकते हैं 1 की घात 3, ठीक है। भुजा की घात 3, अब भुजा का मान कितना है 2, तो इसका आ जाएगा 2 की घात 3। अब 2 की घात 3 को कैसे सोल्व करेंगे, देखो जिस इस संख्या 2 की घात कितनी 3, तो 2 कितनी बार गुणा है 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। अब 2 को 2 से किया तो कितना आया 4, ठीक है। अब 4 को 2 से गुणा कर दो, तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो इन तीनों को गुणा करेंगे, 2 को 2 से किया तो 4 और 4 को 2 से किया तो 8। तो घन का आयतन कितना आ गया 8। अब देखो यहाँ पे भी सेंटीमीटर था, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है और यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, तीनों के तो सेंटीमीटर 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 तीनों गुणा हो जाएंगे, तो सेंटीमीटर की घात कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। तो अपना घन का जो आयतन है वो कितना आ गया अपना 8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, अपनों को 21 सेंटीमीटर दे रखा है त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई बतानी है अपनों को। चाप की लंबाई क्या होगी, एक देखो एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है अपनों को 21 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसका जो वृत्त का जो चाप है वो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है, अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई। इसका चित्र बना के बता देता हूँ आपको। जैसे ये कोई वृत्त है, ठीक है, यहाँ पे बीच में केंद्र होगा, ठीक है, और इसकी त्रिज्या दे रखी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे कोई चाप है, ठीक है, जैसे मान लो कि ये मैंने बना दिया चाप ये वाला, ठीक है। ये चाप है ना, केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा 60, ठीक है, 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री है ना, ठीक है। ये भी 21 है, ये भी त्रिज्या है, तो इस चाप की लंबाई, ये ए है ये बी है, तो इस चाप की लंबाई बतानी है आप लोगों को, है ना, ए और बी की लंबाई बतानी है, ए बी की लंबाई कितनी होगी। तो देखो इसका एक सूत्र होता है डायरेक्ट, है ना। तो देखो सूत्र से करते हैं, चाप की लंबाई, ठीक है, चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा/360 गुणा 2 पाई आर, थीटा/360 गुणा 2 पाई आर। अब देखो थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ थीटा की जगह 60 रख देंगे। 2 पाई का मान होता है 22/7, और आर है यहाँ पे त्रिज्या कितनी दे रही है 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख देंगे। तो देखो थीटा की जगह रखा मैंने कितना 60 डिग्री, तो ये 60 बटे नीचे क्या है 360, ठीक है, गुणा 2 पाई का मान कितना है 22/7, तो ये 22/7 गुणा आर का मान कितना है 21, तो ये 21, ठीक है। अब देखो ये 0 से 1 0 कट गई, 6 कम 6 और 6 36, मतलब 6 का बड़ा 6 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो 60 से भी काट सकते हो, 60 एकम 60, और 60 का बड़ा 6 बार बोलेंगे तो 360 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो, तो यहाँ तो क्या बचा 1/6 गुणा 2 गुणा 22/7 गुणा इधर 21। अब देखो 7 एकम 7 एक बार, और 7 दिया 21, ठीक है, और 3 को 2 से गुणा कर 6, तो इधर देखो यहाँ समझो 1/6, देखो 3 को 2 से गुणा किया तो ये गुणा 6 गुणा 22। अब 6 से 6 कट जाएगा, ऊपर भी 6 नीचे भी 6, तो 6 से 6 कट गया, तो बचा कितना अपना 22, कितना बचा 22। 22 को 1 से गुणा कर देंगे, ये 22 है ये 1 है, तो 22 को 1 से गुणा करेंगे तो 22 ही बचेगा, तो 22 इसका आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। तो जो चाप की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 22 सेंटीमीटर, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो इसमें कुछ नहीं करना था, चित्र बना भी लो तो भी अच्छी बात है, नहीं बनाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपन को ये सूत्र लगाना था, मान रखना था, इसकी कैलकुलेशन करनी थी, ठीक है, सिंपल सा था। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पिछले एग्जामों में बहुत सी बार आया है। जो पिछले सालों की जो एग्ज़ाम हुई है कक्षा 10 की, जो गणित का जो पेपर हुआ है उसमें ऐसा क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखो किसी घटना की प्रायिकता कौन कौन सी नहीं हो सकती उसका बताता हूँ मैं आपको, ध्यान रखना। जो प्रायिकता का जो मान है, प्रायिकता प्रायिकता
का मान, ठीक है, प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता, मतलब माइनस वाला नहीं होता है, ठीक है। प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान एक तो ये हो गया कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। दूसरा, प्रायिकता का मान कभी भी एक से बड़ा नहीं होता है, नहीं होता है। प्रायिकता का मान एक से बड़ा नहीं होता है, ठीक है। देखो पहला पॉइंट तो मैंने बताया आपको कि प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। दूसरा पॉइंट बताया मैंने आपको कि प्रायिकता का मान कभी भी एक से बड़ा नहीं होता, ठीक है। अब प्रायिकता का मान ये तो नहीं होता है, तो प्रायिकता का मान क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं। प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान 0 व 1 के मध्य होता है, के मध्य होता है। मतलब प्रायिकता का मान किस किस के मध्य होता है, 0 और 1 के मध्य होता है। 0 भी होता है और 1 भी होता है, ठीक है। तो क्या क्या तो होता है प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान 0 और 1 के मध्य होता है, मतलब इन 0 और 1 के बीच में जो भी संख्याएं आएगी, ठीक है, पॉइंट में वो मान होगा, ठीक है। और 0 भी होता है और 1 भी होता है, ये तो प्रायिकता का मान होता है। अब देखो यहाँ समझो, अब ऑप्शन पे चलते हैं अपन, कौन सा राइट आंसर होगा। तो 2/3। अब मुझे बताओ ये 1 से बड़ा है कि नहीं है। तो सिंपल सी भाग देके देख लो, तो 2 में 3 का भाग दोगे ना आप, तो 0.66 आएगा। क्या क्या आएगा, 0.666। तो ये तो 0 और 1 के बीच में आ रहा है, तो ये तो प्रायिकता का मान हो सकता है, ठीक है। अब देखो बी, ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है अपना -1.5। सबसे पहले तो माइनस हटा भी दो आप, एक बार माइनस को छिपा लेते हैं। तो ये बचा क्या, माइनस को हटा दिया मैंने, छिपा लिया, तो 1.5 बचा। ये तो 1 से बड़ा है, तो ये तो प्रायिकता का मान हो नहीं सकता, 1 से बड़ा तो प्रायिकता का मान हो नहीं सकता। और इसमें तो फिर भी माइनस है, तो ये तो ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। तो इसमें यही पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर बी, ये प्रायिकता का मान कभी भी नहीं हो सकता। अब आप बोलोगे ऑप्शन नंबर सी में 15%। अब 15 तो 1 से बड़ा होता है, ये कैसे हो गया, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो ये प्रायिकता का मान होता है, क्यों होता है, देखो समझो। ये परसेंट है, ये 15% है, परसेंट को हटाओ, परसेंट को हटाते हैं तो नीचे आएगा 0, मतलब 100 आएगा, 100 आएगा। नीचे क्या आएगा, ये परसेंट के चिन्ह को हटाओगे ना, तो नीचे कितना आएगा, 100। अब 100 में 15 का भाग दोगे ना, तो ये आएगा 0.15। कितना आएगा, 0.15। तो ये तो 0 और 1 के मध्य पॉइंट में आ रहा है ना, तो ये 0 और 1 के मध्य होता है, तो ये प्रायिकता का मान हो सकता है। और 0.7 तो वैसे ही 0 और 1 के बीच में आता है, तो ये प्रायिकता का मान हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको समझना है आपको और इनको याद भी करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 14 आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, ठीक है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है अपनों को, उसके जो n पदों का योगफल वो दे रखा है 3n² + 5n है, तो 164वां या 164 इसका कौन सा पद है। अपनों को बताना है कि 164 जो आएगा वो इसका कौन सा पद होगा। जैसे 12वां पद है, 13वां पद है ना, 12वां पद है ये, या 15वां है, या 27वां है, या 20वां है, कौन सा पद 164 होगा। तो 164 इसका कौन सा पद होगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में आ गया ना, तो इसको 95% बच्चे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो समझते इसको करेंगे कैसे। अपनों को यहाँ पे n पदों का योग दे रखा है, योगफल दे रखा है कितना, 3n² + 5n, ठीक है। ये Sn दे रखा है, क्या दे रखा है, Sn। तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। Sn दे रखा है अपनों को 3n² + 5n, ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो ये 164 क्या है, ये an का मान है, किसका मान है, an, ठीक है। an बराबर दे रखा है अपनों को 164। 164 इसका कौन सा पद होगा, कौन सा पद होगा, तो अपनों को यहाँ पे n का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, n का मान, ठीक है। an का सूत्र लगाना है और n का मान ज्ञात करना है अपनों को, तो वो ज्ञात करेंगे। अब देखो an का सूत्र होता है an बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन का मान तो अपने को 164 दे रखा है, तो ये 164 यहाँ रखा मैंने, बराबर ए प्लस एन, एन का मान पता नहीं है। ठीक है, एन का मान तो ज्ञात करना है अपने को, है ना, माइनस एक इंटू डी। अब देखो एन का मान ज्ञात करना है, यदि मुझे ए का मान और डी का मान मिल जाए तो मैं एन का मान ज्ञात कर सकता हूँ। ये एन कौन सा पद होगा, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये एन का मान ज्ञात करना है। तो मुझे चाहिए ए का मान, एक तो इसका मान चाहिए मुझे ए का मान, और मुझे चाहिए डी का मान। ठीक है, तो ये ए और डी के मान कहाँ से मिलेंगे, मुझे यहाँ से मिले, इस एस एन से मिले। ठीक है, अब देखो एस एन से निकालते हैं एक तो ए का मान और एक डी का मान, कैसे निकालेंगे वो समझो। अब मैंने यहाँ पे एन बराबर, ये एन है ना, एन एन की जगह वन रखा, तो एन बराबर वन रखूँगा मैं। तो देखो रखता हूँ, तो एस एन की जगह वन, तो एस वन बराबर 3, और एन की जगह वन, तो 1 की घात 2 प्लस 5, और एन एन की जगह 1। ठीक है, तो एस वन बराबर आ गया मेरा 3, 1 की घात 2 का मतलब 1 को 1 से गुणा करना, तो 1 ही आ जाएगा, और 1 को 3 से करेंगे तो 3, प्लस 5 को 1 से करेंगे तो 5। तो एस वन आ गया मेरा 3 प्लस 5 बराबर 8, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये एस वन जो आता है ना, यही क्या होता है अपना ए वन होता है, मतलब प्रथम पद होता है। जो एस वन आता है वही क्या होता है, प्रथम पद होता है। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, ये प्रथम पद होता है। तो ए वन का मान भी आ गया अपने पास कितना, 8। ठीक है, अब देखो आगे, आगे समझना है इसको अच्छे से। अब मुझे निकालना है डी। ठीक है, डी निकालते हैं। अब देखो यहाँ से समझो, अब मैं निकाल रहा हूँ यहाँ एन बराबर 2 रखूँगा, इसी में मैं क्या रख रहा हूँ, एन बराबर 2। तो देखो एस टू बन जाएगा, एस टू बराबर 3, एन एन की जगह कितना रखा 2, तो 2 की घात 2 प्लस 5, और यहाँ कितना है एन, तो एन की जगह 2। तो देखो इधर समझो 3, 2 की घात 2 का मान कितना होता है, 2 को 2 से गुणा कर दो 4, प्लस 2 को यहाँ समझना हो, इधर समझ लो 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 गुणा 2, तो 2 को 2 से किया तो 4, 5 को 2 से किया 10। इधर देखो 3 को 4 से गुणा किया तो 12, 12 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा, 12 और 10 22। ठीक है, तो ये आ गया अपना S2 का मान, S2 का मान कितना है, 22 आ गया। ठीक है, तो S1 का मान भी है, S2 का मान भी है। अब यहाँ से समझना, मुझे निकालना है D, क्या निकालना है, D। ठीक है, D निकालना है, तो D का जो सूत्र होता है वो होता है A2 माइनस A1। क्या होता है, A2 माइनस A1, ये सूत्र होता है D का। ठीक है, मुझे A1 का मान नहीं पता है, कितना है 8 है, पर मुझे A2 का मान पता नहीं है। यदि मुझे A2 का मान मिल जाए तो मैं D निकाल सकता हूँ। अब A2 का मान कैसे आता है, तो A2 का मान होता है, A2 बराबर होता है S2 माइनस S1। यदि S2 के मान में से मैं S1 का मान घटा दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, A2। ठीक है, और मुझे पता है कि S2 का मान कितना है और S1 का मान कितना है। S2 का मान ये 22 है और S1 का मान कितना है, 8 है। तो यहाँ रखूँगा मैं 22 माइनस 8, A2 बराबर, तो A2 का मान देखो 22 में से 8 घटा लो तो 12, 12 में से 8 गए तो 4, और एक इधर तो 14 है, 14 है कि, तो A2 का मान कितना है, 14। अब देखो A2 का मान यहाँ रखो और A1 का मान यहाँ रखो, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, D मिल जाएगा मुझे। तो D बराबर हो जाएगा A2 का मान है 14 और माइनस A1 का मान कितना है, 8, ये माइनस का चिन्ह, और 8 में से 14 में से 8 घटाएंगे तो D का मान मिल जाएगा 6। तो D का मान आ गया मेरा 6, और A का मान है मेरे पास 8, यहाँ रख दूंगा। तो देखो अब इसको समझो, तो ये जो किया था ना, अभी इसकी जगह रख रहा हूँ मैं, तो 164 बराबर A का मान कितना है, 8, तो ये 8 प्लस N का मान ज्ञात ही करना है, N माइनस 1, और इंटू D का मान कितना है, 6। अब ये प्लस का 8 है, 8 के आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का, इसको मैं इधर भेज रहा हूँ बराबर की इधर, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 164 माइनस 8 बराबर N माइनस 1 इंटू 6, ये गुणा में है 6। 164 में से 8 घटा दो तो ये बचेंगे 156, कितने बचेंगे, 156 बराबर N माइनस 1 इंटू 6। अब ये 6 गुणा में, तो गुणा में है तो कहाँ, इधर बराबर किधर भेजूँगा तो कहाँ चले जाएंगे, भाग में। तो 156 बट्टे 6 बराबर N माइनस 1। ठीक है, अब देखो 156 में 6 का भाग दे लो तो 2, तो 6 दूनी 12, कितने बचेंगे, 3,
छतरंग 36, 6 का पड़ा 6 बार। देखो 156 में 6 का भाग दोगे तो कितना आएगा 26 बराबर n-1। अब ये -1 है, मुझे n का मान निकालना है, तो ये -1 को मैं बराबर के इधर भेजूंगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये 26 + 1 बराबर n। ठीक है, तो n बराबर आ गया अपना 27। तो n का मान कितना आ गया 27। तो 164 इसका कौन सा पद होगा, तो 27वां पद कितना है अपना 164, तो 27वां पद आ गया अपना 27वां पद। ठीक है, 27वां पद बराबर कितना आ गया अपना 164। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा क्वेश्चन है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2-3 सूत्र थे, इंपॉर्टेंट थे, इस वजह से बोल रहा हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप ये पार्ट नंबर जो बी है अपना पूरा आपको समझ में आ गया होगा। पार्ट नंबर बी या पार्ट नंबर सेकेंड है ना। पार्ट नंबर पहले में अपनों ने 10 क्वेश्चन किए थे, पार्ट नंबर सेकेंड में अपनों ने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, और अगले पार्ट में भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पूरा पसंद आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।